हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। बहुत ही प्यारी सीरीज जो कि जे एडवांस ओरिएंटेड हम लोग कर रहे हैं। इसमें अपन एक से एक अच्छी प्रॉब्लम सीख रहे हैं टाइम के साथ। बहुत अच्छी प्रॉब्लम, चाहे वो इरडो बुक की हो या फिर किसी और हेल्प बुक की बुक हो, बहुत सारे मतलब बुक की प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डील कर रहे हैं जो कि जे एडवांस ओरिएंटेड है और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है प्रॉब्लम्स। तो चलिए गाइस, आज क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग को एक बात बता दूं कि न्यू एरा का जे एडवांस का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक न्यू एरा लर्निंग ऐप में उसको जाके ज्वाइन नहीं किया तो जाइए ज्वाइन करिए। आप उसको neweraonlinecoaching.com डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। रियल फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई का ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये इरडो पे क्वेश्चन है। आप फिगर से देख के समझ गए होंगे कि कैसे कट किया गया है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। द अरेंजमेंट शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सिलेंडर्स each of mass small m on which two light threads are wound symmetrically. Okay, find the tension of each thread in the process of motion. The friction in the upper cylinder is assumed to be absent. वो B होना चाहिए था, assumed to be absent, मतलब हम लोग अपर सिलेंडर में मान के चल रहे हैं कि absent है फ्रिक्शन। ओके, यहाँ तक हमें सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले एक कंडीशन इक्विलिब्रियम में था, मतलब ऐसा पूरा सिस्टम था। मैं इसको भी एक फिक्स कंडीशन से छोड़ दिया। जब फिक्स कंडीशन से छोड़ दूंगा तो ये पर्टिकुलर सिलेंडर जो है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है। उसमें जो वायर वाउंड है वो अनवाउंड होगी, है ना, मतलब वो वायर खुलेगी, है ना, वाउंडिंग उसकी खुलेंगी और वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसी तरह ये वाला भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। हाँ, ये वाला जो है ट्रांसलेशनली भी एक्सेलरेट कर सकता है, ये ट्रांसलेशनली एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि ये फिक्स्ड है। ओके, दो हिंज पॉइंट है जिनसे ये जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो मात्र अपनी एक्सिस से वो रोटेट कर सकता है, मतलब उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। लेकिन इस पर्टिकुलर बात की, इस नीचे वाले सिलेंडर की बात करेंगे तो ये टॉर्क की वजह से हो सकता है कि एंगुलरली भी एक्सेलरेट करे, है ना, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी पजेस करे और साथ में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी पजेस करे क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है। ओके, चलिए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए, देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि ये प्योर रोटेशनल मोशन का एक तरह से क्वेश्चन है और बनना चाहिए। है बहुत इजी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आप इसको टफ की मतलब संज्ञा नहीं देंगे। इजी क्वेश्चन है, एडवांस के जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक है ये, बट आपको खुद से एक बार ट्राई करना आना चाहिए। ओके, चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट सॉल्यूशन, कि अपन एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा होगा। ये जब पर्टिकुलर सिस्टम को तुम छोड़ दोगे, जैसे अभी मान लो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जैसे तुमने छोड़ा तो जैसे ही तुम छोड़ोगे तो इसके वेट की वजह से, इस सिलेंडर के वेट की वजह से, सिंपल सा लॉजिक है कि ऊपर वाली वायर्स पर टेंशन टी ऐसे लगेगा। दोनों में हम टेंशन टी मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिस्टम यूनिफॉर्म है, दोनों वायर्स हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी साइड ज़्यादा इंक्लाइंड है या किसी साइड कैसा भी है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम है पूरा। सो एक बात ही मान सकते हैं, इसका ये साइड व्यू है, ठीक है ना, ये साइड व्यू है इसका, ठीक है, ऑब्लिक व्यू एक तरह से बोल सकते हैं आप लोग। ना ही फ्रंट है और ना ही साइड है, मतलब ना ही बगल से है ना ही फ्रंट है, मतलब वो एक तरह से किसी एंगल को बनाते हुए दिया गया आपको ये व्यू, ठीक है। तो दोनों वायर्स में टेंशन टी होगा। ओके, चलिए, दोनों वायर्स में टेंशन टी होगा, मैंने मान लिया। अब उस टेंशन टी की वजह से पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा रोटेट करेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वो टेंशन इसके अबाउट क्या पैदा कर रहा होगा, टॉर्क पैदा कर रहा होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखा जाए तो हो क्या रहा होगा, जैसे ये टेंशन उधर लग रहा है उसी तरह इस पर्टिकुलर सिलेंडर की बात करेंगे तो इस पे टेंशन ऐसे लगेगा। क्लियर है। उस टेंशन की वजह से पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर जो सिलेंडर है, ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे भले लग रहा होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सिलेंडर है ये कुछ ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कैसे रोटेट करा रहे हैं हम, क्योंकि ये इसके पीछे रोटेट करने के पीछे कारण क्या है, टेंशन, है ना। जैसे कोई भी सिलेंडर होता है, कोई भी आप सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता आपको, आप ऐसे इसको महसूस करिए कि इसमें आप वायर ऐसे ऐसे राउंड कर दीजिए और उसको ऐसे खींचिएगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा उस टेंशन की वजह से। गॉट इट। सो सेम पैटर्न पे हम लोग यहाँ ये बात बोल सकते हैं कि इस टेंशन की वजह से ये कुछ ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने मान लिया कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा अल्फा 1 और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा अल्फा 2 अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए, तो अब मैं एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर वाले सिलेंडर की बात करूँ तो ऊपर वाले सिलेंडर पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो, टेंशन टी इधर की ओर लग रहा होगा, तो मैं और एंगुलर एक्सेलरेशन इधर की ओर हमने माना अल्फा 1, तो हम इसको लिखेंगे टेंशन टी इनटू आर, दैट इज द टॉर्क डेवलप अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट शुड बी इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है ना उसने, सॉलिड सिलेंडर की नहीं है, हाँ सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर इफ आर इज द रेडियस बाई 2
इंटू अल्फा 1। क्लियर है बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई फॉर दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। अच्छा, उसके लिए हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में कोई स्टडी क्यों नहीं करी? उसका सिंपल सा कारण, उसके पीछे कारण ये था कि भाई ट्रांसलेशनली तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है ना, मतलब ये ऊपर से फिक्स होने की वजह से ट्रांसलेशनली तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा कि हम उसके बारे में सोचेंगे। ओके चलिए, बहुत अच्छे। अब आगे की बात करते हैं अपन लोग, आगे की बात करते हैं, नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे वाले की बात करेंगे जब, तो नीचे वाले पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले पे ध्यान से देखिएगा। ये टेंशन टी ऊपर की ओर लग रहा होगा ऐसे, और साथ में mg ऐसे लग रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, आप ध्यान से सोचिएगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम के यदि लिखिएगा तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा है अल्फा 2, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी t इंटू आर, इसके लिए भी टेंशन t इंटू, अच्छा सॉरी एक गलती हुई हमसे, एक छोटी सी गलती हुई है। वो गलती ये हुई है कि एक ही वायर बस थोड़ी है, वहाँ तो 2 वायर है ना, तो 2t हमारे फिगर में आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2t, तो यहाँ पे 2tr हो जाएगा। समझ में आ गया, 2t तो 2tr दैट इज द नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 अपॉन इंटू अल्फा 2। ओके, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 वेरिएबल है, टेंशन टी, अल्फा और आर, ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए थी अपन ट्रांसलेशनल, ये तो हो गई रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस है ना, मतलब जो वो एक तरह से देखा है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा अपने एक्सिस के अबाउट, उसके लिए हो गया ये, या फिर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, है ना, प्योरली रोटेट कर रहा होगा, उसके लिए हो गई इक्वेशंस। अब यदि इस बॉडी की हम बात करें, किसकी, एक ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, ठीक है ना, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या हो रहा होगा, इस mg फोर्स की वजह से ये पर्टिकुलर जो बॉडी है वो नीचे की ओर हमें एक्सेलरेट करती हुई दिख रही होगी, तो वो मैंने एक्सेलरेशन a मान लिया। तो उसके लिए ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे इनके लिए क्या लिख रहे थे कि समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू i इनटू अल्फा, उसी तरह इसके लिए समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू उसके लिए मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा तो आ जाएगा ये mg minus 2t that is the net force on that particular cylinder that is equals to mass into acceleration। तो mass into acceleration ये हो गया हमारे तीसरी इक्वेशन। लेकिन अब हमारे पास 4 वेरिएबल हो चुके हैं, है ना, टेंशन t, अल्फा 1, अल्फा 2 और साथ में एक्सेलरेशन a। तो ये 4 वेरिएबल हो चुके हैं, इक्वेशन 3 ही है, बड़ी नाइंसाफी है, अभी सॉल्व करना नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। तो अपन एक काम करते हैं, कांस्टेंट रिलेशन की तरफ लौटते हैं। अपन एक बात सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वायर है जो कि दोनों से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू द बोथ सिलेंडर्स, इस वायर के बारे में मैं सोचता हूँ। तो वायर का जो मुझे ये वाला पॉइंट है, ये नीचे की ओर मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मुझे नीचे की ओर मूव करता हुआ दिख रहा होगा विद एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, सॉरी, या फिर अल्फा 1 इंटू आर लिखो, अल्फा 1 इंटू आर। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है तो जो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है, अल्फा इंटू आर। सो बेस्ड ऑन दैट यदि ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा 1 है तो इस पॉइंट का जो ये वाला पॉइंट है हमारे सामने, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम, अल्फा 1 इंटू आर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर होगा ए, जो कि ये वाला होगा, और ये पर्टिकुलर सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा ऊपर की ओर, अल्फा 2 इंटू आर, है ना, वो कहीं ना कहीं रोटेशन की वजह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है वो है अल्फा 2 इंटू आर, उसका रोटेशन ऐसा हो रहा है, इस वजह से हम ऊपर की ओर लिख रहे हैं अल्फा 2 इंटू आर। अब ध्यान से सोचो, ये जो वायर है हमारे पास, ये आइडियल कंडीशंस पे, आइडियल कंडीशन मतलब क्या हुआ, ना वायर की लेंथ कॉम्प्रेस होगी ना ही एक्सपांड करेगी। कॉम्प्रेस हो जाएगी तो टेंशन खत्म हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और एक्सपांड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आइडियल वायर है, तो भी मान के चल रहे हैं कि उनके पे कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, है ना, मतलब जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा थ्रू आउट द सेक्शन। क्लियर? आइडियल वायर केस में, मासलेस वायर भी है इसलिए भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे a minus alpha 2 into r, this is the net acceleration of this point in downward direction, that should be equals to acceleration of that point in downward direction alpha 1 into r। क्लियर है? ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया ना, कि भाई ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसका जितना नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर वाले पॉइंट का इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द सेक्शन उस पर्टिकुलर वायर में पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट उठाइएगा, हर पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन सेम देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि ना वायर एक्सपांड कर सकती, ना वायर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज वहां पे नहीं है। सो अपन ये कंसीडर करेंगे कि भैया ऊपर वाले पॉइंट का यदि सॉरी नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन में माना है a माइनस अल्फा 2 इंटू आर और ऊपर वाले का है अल्फा 1 आर, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी हो चुकी है ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3
एंड इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? एक तरह से देखा जाए तो हमारे सामने 4 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब जब 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल है, अल्फा 1 अल्फा 2 टेंशन एंड एक्सेलरेशन, नाउ यू कैन सॉल्व इजीली दैट क्वेश्चन। जो भी आपको उसमें पूछा हो, आपसे टेंशन पूछा हो, यू कैन रेज दैट वैल्यूज, मतलब उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे अल्फा 1 पूछता हो तो आप बता सकते थे, आपसे यदि अल्फा 2 पूछता हो तो आप बता सकते थे। अच्छा, एक आप लोग के लिए मैं क्लास वर्क देके जा रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों बोला है, द फ्रिक्शन इन अपर सिलेंडर इज एज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। उसने ये बात यहाँ पे क्यों मेंशन करी है, स्पेशली उसने इस बात को यहाँ पे मेंशन क्यों किया है कि अपर जो सिलेंडर है उस पे अपन एक्सीलरेशन को एब्सेंट मान के चल रहे हैं। ये क्यों ऐसा उसने बोला होगा, ये आपको सोचना है। क्लियर है? और नीचे वाले पे सिलेंडर क्यों कंसीडर करना जरूरी था, ये आपको सोचना है। मतलब दोनों चीज़ आपको सोचनी है कि भैया यदि उसने ऊपर वाले एब्सेंट बोला तो नीचे वाले में क्यों नहीं बोला होगा, ठीक है ना। और ऊपर वाले में यदि बोला तो क्यों बोला कि एब्सेंट है, ये आप सोचिएगा। और इसको आपको हिंट ऐसे लेना है, मैं बता देता हूँ आपको। यदि कहीं पे एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा तो ही पॉसिबल है कि उनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। क्लियर है? यदि ऐसा होने लगा कि फ्रिक्शन एब्सेंट हो गया तो पॉसिबल है कि उनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होने लगे, मतलब सिलेंडर का एक्सेलरेशन कुछ और दिखता और जो उस पॉइंट जो होती, जो वायर कनेक्टेड होती, मतलब ध्यान से देखा जाए तो जो सिलेंडर वाला पॉइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है और ये पर्टिकुलर वायर है, तो जो दोनों पॉइंट्स है, सिलेंडर का पॉइंट और जो वायर का पॉइंट, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, उन दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी थी यदि वहाँ फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग उनके बीच में पॉसिबल थी। क्लियर है? तो ये आपके लिए हिंट है, आप सोचिएगा ऐसा क्यों बोला था वहां पे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप सो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, फील करना था कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा होगा किसी भी कंडीशन पे। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर वायर पे टेंशन ऊपर की ओर तो लग नहीं सकता है, सिंपल सा लॉजिक, वो ऐसे पुल करेगा, जब वो ऐसे पुल करेगा तो ऐसे रोटेट करेगी, है ना। जब इस पे ऐसा टेंशन लग रहा है मतलब इस वाले वायर पे ऐसे टेंशन पुट होगा, मतलब ऐसे लगेगा, है ना, पुलिंग नेचर का होता है टेंशन ऑलवेज। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम जो अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा, जब रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट होगा, अनबाउंड होगी, मतलब वो तार खुलेगी, मतलब एक तरह से जब हम ऐसे इसको छोड़ेंगे, मान लो ऐसे है ना, ये रोल करता हुआ, देख रहे हो, रोल करता हुआ जा रहा है, ये रोल करता हुआ जा रहा था ना, अंदर ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, समझ में आ गया? नहीं, ऐसे खुल रहा है वो। क्लियर है? तो वो खुलेगा तो उसका एक्सेलरेशन अल्फा 2 मान लिया, उसके बाद अपन खेल गए सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करना था। आई होप सो क्वेश्चन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूरा लर्निंग ऐप यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किया और उसको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर रेटिंग नहीं दी है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यार इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप एटलीस्ट रेटिंग तो अच्छी तो दे ही सकते हैं हमें। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।